हेलो बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। लिखा है pH ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज 9। pH दी गई है 9। CaOH होल ट्वाइस। कह रहा है कैलकुलेट KSP निकालनी। बेटा इसको तोड़ो। Ca2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। तो सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए मैं मान लेता हूं इसकी सॉल्युबिलिटी S है, इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है 2S। तो KSP इक्वल टू कितना आ जाएगा 4S3। बोलो भैया, समझ बात आ गई। लेकिन हमें S की वैल्यू नहीं मालूम, अब हमको S की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमें दिया गया pH, तो बेटा इधर देखो pH इज इक्वल टू 9, तो POH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 माइनस 9, 14 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 5। तो OH आयन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा बेटे 10 टू द पावर माइनस 5। इसका मतलब 2S इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 5। तो बेटा S इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ये S की वैल्यू आ गई। अब डायरेक्टली इस फॉर्मूले में लगा दो। फॉर्मूला तो हम निकाल चुके हैं, तो हमारे पास KSP की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 इंटू 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 0.125 इंटू 10 टू द पावर माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 50। दोबारा समझाता हूं, दोबारा समझ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया गया, कैल्शियम 2 पॉजिटिव और 2 OH नेगेटिव। आयनिक इक्विलिब्रियम में ऐसे क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे कराए आप लोगों को, तो ध्यान दीजिएगा। CaOH होल ट्वाइस में Ca2 पॉजिटिव की सॉल्युबिलिटी S है और OH नेगेटिव की सॉल्युबिलिटी है 2S। KSP क्या है बेटे 4S3 दैट इज इक्वल टू KSP। कैसे निकाली कंसंट्रेशन ऑफ Ca2 पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव का स्क्वायर। चलिए भाई, pH दी गई है 9, तो POH कितनी आ जाएगी 14 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 5। OH एन कंसंट्रेशन कितना आ गया बेटा 10 टू द पावर माइनस 5। OH एन कंसंट्रेशन कितना है 2S के बराबर है दैट इज इक्वल 10 टू द पावर माइनस 5। S की वैल्यू आ गई 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। इसको यहां कैलकुलेट कर दिया, तो KSP है 4S3। S की वैल्यू आ गई 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 का क्यूब आ गया 0.125 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15। इसको कैलकुलेट किया तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ गया 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15। आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर यही दिया गया। वैसे तो आप लिख सकते हो पॉइंट को यहां से हटा के, लेकिन क्या जरूरत है -16 करने की जब आंसर ही दिया गया। तो हमारे पास आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा पहला। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। चाहो तो इस क्वेश्चन इसको पॉज करके आप लोग मिटा लो, मैं क्वेश्चन समझाता हूं अगला आपको। लिखा इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज K, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपके कोर्स में दो ही ऑर्डर्स के IRL इक्वेशंस हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशंस, एक जीरो ऑर्डर की और एक फर्स्ट ऑर्डर की। हाँ, सेकंड ऑर्डर के बारे में यूनिट या कुछ फॉर्मूला पूछा जा सकता है, बाद बाकी उसका डिस्कशन नहीं है आपके कोर्स में, इसलिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। या तो जीरो ऑर्डर होगा या फर्स्ट ऑर्डर होगा। यहां तो दिया गया फर्स्ट ऑर्डर, तो किस्सा ही खत्म। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन इज, रिएक्शन के 99% को खत्म होने में कितना टाइम लगेगा। बेटा इस साइड वाला मिटाऊं, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। क्या होता है फॉर्मूला बेटा
K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग A अपॉन A माइनस एक्स, यही होता है। A क्या है? इनिशियल अमाउंट, और सॉरी A माइनस एक्स क्या है? रेस्ट अमाउंट, जो बची। चलिए, तो A तो 99% दिया गया, तो A मान लेते हैं 100। तो व्हाट इज A माइनस एक्स? A माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। तो वैल्यू आ गई K हम नीचे ले आए क्योंकि टाइम निकालना है हम लोगों को। तो टाइम T इज इक्वल टू, बताओ बेटे, T इज इक्वल टू 2.303 बाई K लॉग 100 अपॉन 1। 100 को क्या लिख सकते हैं? 2.303 बाई K लॉग 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लॉग A की पावर m बराबर m लॉग A, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? 2.303 बाई K इंटू 2। क्यों? लॉग 10 की वैल्यू होती है 1। कैलकुलेट कर लो बेटा, ये कितनी आ जाएगी? 606 2 3 6 और 2 2 4, 4.606 बाई K, दैट इज इक्वल टू T 99%। तो आपका T 99% कितना आ गया बेटे? 4.606 बाई K। इसको बेटा पॉज करेंगे और इसको लिखेंगे, और ध्यान देंगे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, किसी तरीके की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके नीट में पूछे जाएंगे, तो इनके फॉर्मूला सारे के IRL इक्वेशंस बढ़िया तरीके से तैयार करो, ठीक है? तो बेटा देखो, मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। इसमें से नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा है? याद करने वाला क्वेश्चन है। एलेनिन नॉन एसेंशियल, बेटे 10 एसेंशियल और 10 नॉन एसेंशियल, वही आपको याद करने। तो कह रहा है द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, आंसर इज एलेनिन। और इसमें कुछ सोचना नहीं है, रटा हुआ होगा, आपको याद होगा तो आ जाएगा। अगला है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए। अमॉन्ग द फॉलोइंग, इनमें से द रिएक्शन दैट प्रोसीड्स थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज। बात करते हैं, ये रिएक्शन है, अगर आपको याद आ रही हो तो ये रिएक्शन Cu2Cl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो रही है, सैंड-मायर्स रिएक्शन है, बेंजाइन मैकेनिज्म होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, तो ये तो इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है। वैसे भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन कौन सी थी? क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ जब हम लोग कोई लुईस एसिड लेते हैं और बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कराते हैं, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसी कोई दिखाई दे रही? बेटा ध्यान से देखिए, बेंजीन के साथ क्लोरीन की AlCl3 की प्रेजेंस में लुईस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई है, ये प्रॉपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वैसे भी एक से ज्यादा कोई ऑप्शन सही तो होता नहीं। बता देता हूं आपको, दूसरा क्लोरीन के साथ HNO की प्रेजेंस में कराइए, और C6H6Cl6 बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बना है, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और ये जो चौथी वाली रिएक्शन है, यहां पे फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, इस पर जो है OH नेगेटिव निकलेगा और Cl आ जाएगा, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बनेगा। तो हमको तो पूछा गया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये रिएक्शन है, करके दिखाता हूं, ध्यान दीजिए। होगा क्या? AlCl3Cl2 के साथ रिएक्शन करके बनाएगा AlCl4 पे नेगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव। इट इज द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा और वो जाके अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा? Cl पॉजिटिव, ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ, Cl पॉजिटिव इस पे जाके अटैक किया, इस पे पॉजिटिव आ गया बेटा, और यहां Cl। अब बेटा ये इंटरमीडिएट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं, ये बॉन्ड इधर ब्रेक डाउन हुआ,
ये बॉन्ड इधर ब्रेक डाउन हुआ, और ये एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया यहीं तक, और प्लस चार्ज बीच में लगा। अब बेटा ये जो कंपाउंड है, मतलब ये वाला जो कंपाउंड है, ये दोबारा से ये स्टेप वन समझ में आ गई। अब स्टेप टू, व्हेन द इंटरमीडिएट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, आगे रिएक्शन प्रोसीड हो सकती है। बेटा ध्यान रखना, रिएक्शन प्रोसीड होने के लिए जो इंटरमीडिएट है उसका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड या उसका स्टेबल होना बहुत जरूरी है। इफ द इंटरमीडिएट इज अनस्टेबल, रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होगी, रिएक्शन होगी नहीं होगी, तो इंटरमीडिएट स्टेबलाइज होना जरूरी, तो इंटरमीडिएट स्टेबलाइज हो गया। एक इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा और ये H पॉजिटिव दूसरा इलेक्ट्रोफाइल यहां से निकला जो दोबारा AlCl4 पे अटैक करेगा, HCl लेके भाग जाएगा और AlCl3 दोबारा किसी क्लोरीन आयन के लिए अवेलेबल हो, क्लोरीन एटम के लिए अवेलेबल हो जाएगा, दोबारा रिएक्शन फिर क्या हो जाएगा, -H पॉजिटिव। किस तरीके की सब्स्टिट्यूशन है, Cl पॉजिटिव निकला, Cl पॉजिटिव जुड़ा और H पॉजिटिव निकला। ये कैसी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इनको हम लोगों ने पढ़ा था एक अलग पार्ट में, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एरोमेटिक केमिस्ट्री। ये रिएक्शन है, समझ में आता कि नहीं? इसको बेटा एक काम करो, पॉज करके इस रिएक्शन मैकेनिज्म को लिख लो, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए, ठीक है? देखिए बेटे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द मिक्सचर दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ए वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम सॉल्यूशन, योर सेकंड टॉपिक सॉल्यूशन। अच्छा सवाल है, देखिए राउल्ट्स लॉ में जब हम पढ़ाते हैं तो उसके बाद आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में बताते हैं। अगर सॉल्यूशन आइडियल है तो उसके लिए डेल्टा H मिक्सिंग आइडियल के लिए 0, डेल्टा V मिक्सिंग 0, डेल्टा S मिक्सिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव और डेल्टा G मिक्सिंग इज ऑलवेज नेगेटिव। ये ध्यान रखिए। और अगर नॉन आइडियल है तो दो तरीके के डेविएशंस होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। ये दोनों तो हर एक में कांस्टेंट रहेंगे। डेल्टा एस मिक्सिंग चाहे आइडियल हो नॉन आइडियल हो पॉजिटिव ही रहेगा, डेल्टा जी मिक्सिंग नेगेटिव रहेगा, साइन इन्हीं के चेंज होते हैं। क्योंकि नॉन आइडियल के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। और नॉन आइडियल में अगर पॉजिटिव है तो इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर नेगेटिव डेविएशन है तो इन दोनों की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। होता क्या था बेटा, नॉन आइडियल में जब पॉजिटिव डेविएशन होता था तो A टू A फोर्सेस जो होते थे वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते थे A टू B फोर्सेस। इस केस में जब A टू B फोर्सेस से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते थे तो उनका वेपर प्रेशर बढ़ जाता था और बॉइलिंग पॉइंट घट जाता था। इस केस में क्या होता था, A टू A फोर्सेस जो है वीकर हो जाते थे A टू B फोर्सेस से, और इस केस में वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता था और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता था। तो क्या बताया मैंने, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब द सॉल्यूशन विल बॉयल एट ए हायर टेम्परेचर देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द नॉर्मल राउल्ट्स लॉ। इसका मतलब
कैसा डेविएशन पूछ रहा है आपसे, कह रहा है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, निगेटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन के लिए मैंने एक शर्त बताई थी, एक जादू बताया था आप लोगों को कि अगर आप लोग लगभग कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर वाटर में कोई भी एसिड मिलाया जाए तो वो निगेटिव डेविएशन शो करेगा। वाटर प्लस HNO3, वाटर प्लस H2SO4, वाटर प्लस फॉर्मिक एसिड, वाटर प्लस एस्टिक एसिड, जो भी मिलाया जाए वो निगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो क्या इसमें कोई ऐसा है क्या? देखो जरा ध्यान से, पहला ही है वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, आंसर तो यही हो गया। चलिए और भी बात करेंगे। इथेनॉल प्लस वाटर, बेटा पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि वाटर वाटर के बीच का जो मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बहुत ताकतवर होती है, और इथेनॉल और वाटर के बीच मतलब वाटर वाटर की इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग ताकतवर है, और जब इथेनॉल पोर कर दिया तो वाटर और इथेनॉल की वीकर। एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती नहीं है, डाइपोलर अट्रैक्शन फोर्स है, लेकिन अगर कार्बन डाइसल्फाइड मिला दिया तो कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर है, और ये क्या है, इसमें डाइपोलर अट्रैक्शन। तो होता क्या है कि एसीटोन के डाइपोलर अट्रैक्शन टूट जाते हैं और बीच बीच में कार्बन डाइसल्फाइड आ जाता है जो कि नॉन पोलर है, कोई नया अट्रैक्शन क्रिएट नहीं कर पाता, वो भी दूर दूर हो जाता है। हेप्टेन प्लस ऑक्टेन, दीज आर आइडियल। चलो एक नई चीज आ गई, वो भी बता देता हूं। कैसे पहचानेंगे कि कोई सॉल्यूशन आइडियल है? तो हेप्टेन और ऑक्टेन अगल बगल के हैं, होमोलोगस है, इसीलिए आइडियल। ध्यान रखिएगा इस चीज को, मैंने जो आइडियल के लिए बताया। आइडियल में हमेशा, आइडियल में पहचानने का तरीका मैंने क्लास में बताया था आप लोगों को कि अगर आपस के हो, होमोलॉग हो, तो वो क्या हो जाएंगे बेटे, आइडियल हो जाएंगे। इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल क्या हो जाएंगे, आइडियल। हेक्सेन प्लस हेप्टेन क्या हो जाएंगे बेटा, आइडियल। इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड आपस में आसपास के क्या हो जाएंगे बेटे, आइडियल। ठीक है, ध्यान रखना, ये वाले क्या हो जाएंगे, आइडियल। तो ये भी पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, ये भी पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, ये निगेटिव डेविएशन शो करेगा। और हेप्टेन प्लस ऑक्टेन, देखो बेटा ध्यान देना, अगर यहां पर हेक्सेन और ऑक्टेन कहता तो आइडियल नहीं होता, ये जस्ट अगल बगल के, तो जो भी जस्ट अगल बगल का होगा वो क्या होगा बेटा, आइडियल होगा। समझ में आता है? तो इन चारों को मैंने डिस्कस कर दिया, अब आगे की बात करता हूं। कह रहा है फॉर द केमिकल रिएक्शन दिस द करेक्ट ऑप्शन इज ए वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम द केमिकल काइनेटिक्स एंड वेरी इजी। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग जो है जब पढ़ाते हैं तो रेट, जब पढ़ाते हैं तो इसी को बताते हैं। तो रिएक्शन का रेट लिखना है और हम लोगों को इसको बता देना है, बस इतना ही काम करना। देखो मैं करके दिखाता हूं। देखिए बेटे रेट कैसे लिखेंगे, N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल 2H3। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है, लिखना शुरू करो यहां से। रिएक्टेंट है, इसका कंसंट्रेशन कम होगा तो माइनस dN2 बाई dt बराबर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नीचे आ जाता है -1/3 dH2/dt बराबर। अब ये तो प्रोडक्ट है, इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/2 dNH3/dt। अगर इससे कोई मैचिंग हो रही है तो काम करेगा। क्या कह रहा है पहला, -1/3 dH2/dt बराबर माइनस NH3। तो NH3 आगे तो माइनस आना ही नहीं चाहिए, तो ये तो गलत, बिल्कुल गलत। दूसरा -dN2/dt है क्या, हाँ है, बराबर कह रहा है 2 इंटू dNH3/dt, क्या 2n नहीं, 2 नहीं 1/2, तो ये भी गलत। आगे देखते हैं, -dN2/dt है -dN2/dt किसके बराबर, प्लस में 1/2 dNH3/dt प्लस में 1/2 dNH3/dt। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है क्या, जी हाँ बराबर है। रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है, आंसर तो सी हो गया। डी भी देखते हैं, चारों इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं हर एक क्वेश्चन में। देखो इधर
3 × DH2/dt, ऐसा है कि नहीं भाई? पहले तो माइनस है और वो भी 1/3 है, तो ये तो पॉसिबल होगा नहीं। 2 × DNS3, ये भी पॉसिबल नहीं होगा, तो ये भी क्या है हमारा जो है गलत है। तो इसमें से जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी। इसको लिख लीजिए, अगला क्वेश्चन बताओ। ठीक है, देखिए बेटे क्वेश्चन लिखा है, पढ़ भी रहा हूं मैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब ये चीज ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन में दिया गया 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर प्रोसेस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड, हैबर प्रोसेस क्या है? N2 + 3H2 रिवर्सिबल 2NH3, यही तो है। डायरेक्ट स्टोइकियोमेट्री लगाओ, कहीं कुछ नहीं लगाना और यूनिटरी मेथड सॉल्व करना। भाई 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल्स हाइड्रोजन, 2 मोल्स अमोनिया दे सकती है। जरा बेटा सब में 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 10 मोल्स नाइट्रोजन, 30 मोल्स हाइड्रोजन, 20 मोल्स अमोनिया दे देगी या नहीं दे देगी? बिल्कुल दे देगी। क्वेश्चन क्या पूछा था? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो अगर मुझे 20 मोल्स ऑफ अमोनिया चाहिए तो कितने मोल्स हाइड्रोजन के चाहिए? कितने? 30, दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा? 30 मोल्स। आंसर क्या आ गया? कोई प्रॉब्लम? सो सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन। इट इज ए वेरी गुड क्वेश्चन, ए लवली क्वेश्चन विद द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसमें लग रहा है रेजोनेंस। द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट, इसको मिटाऊंगा, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। देखो प्रोटोनेशन क्या होता है? मान लीजिए अल्कोहल है और H पॉजिटिव है, तो ये लोन पेयर इसको प्रोटोनेट कर देता है, तो ROH2 पॉजिटिव। और प्रोटोनेशन की रिक्वायरमेंट क्या होती है मैकेनिज्म में? टू प्रोड्यूस ए बेटर लीविंग ग्रुप। OH नेगेटिव पुअर लीविंग ग्रुप, OH2 पॉजिटिव तो H2O बन गया, इट इज ए गुड लीविंग ग्रुप। तो पुअर लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए प्रोटोनेट कराया जाता है। चलिए प्रोटोनेट कराया जाएगा, इसका मतलब लोन पेयर डोनेशन रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब इसका लोन पेयर फ्री होना चाहिए। पहले वाले में देखो वाटर, क्या वाटर में लोन पेयर फ्री है? बिल्कुल फ्री है, दो लोन पेयर फ्री है यहां पर, और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। मिथाइल अल्कोहल, क्या लोन पेयर फ्री है? हाँ, मिथाइल का थोड़ा हिंड्रेंस आ गया, लेकिन फिर भी लोन पेयर फ्री है, ऐसा कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर में लोन पेयर भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लोन पेयर फ्री। लेकिन फिनॉल, lone pairs are involved in resonance. When the lone pairs are involved in resonance, this lone pair is not easily available in comparison to other. तो क्या कह रहा है? The compound that is most difficult to protonate. तो ये lone pair क्या हो जाएगा? रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा इन कंपैरिजन टू अदर्स। तो मोस्ट डिफिकल्ट किसमें होगा बेटे? अगला, that is also the similar question with the solution which we have discussed previous part. For ideal solution, अब ये भी मैंने आपको बताया, क्या समझाया मैंने आइडियल सॉल्यूशन के लिए? दोबारा लिख रहा हूं, समझिए। आइडियल सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको बताया कि डेल्टा H मिक्सिंग 0, डेल्टा V मिक्सिंग 0, डेल्टा S मिक्सिंग is always positive और डेल्टा G मिक्सिंग is negative। और मैंने क्या कहा, ये तो आइडियल हो नॉन आइडियल हो सबके लिए सेम रहता है, ये तो आइडियल के लिए पूछ रहा है। चलिए
कह रहा है डेल्टा एस मिक्सिंग 0, संभव ही नहीं, बिल्कुल गलत। डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। अगर सॉल्यूशन आइडियल है तो डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होना ही होना चाहिए, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। डेल्टा एच मिक्सिंग 0 एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर दी गई है वो, तो डेल्टा एच मिक्सिंग 0 है। हाँ, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 है, ये बात बिल्कुल सही। तो इसका आंसर तो थर्ड। फोर्थ भी डिस्कस करेंगे। फोर्थ कह रहा है डेल्टा जी मिक्सिंग इज 0 कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो डेल्टा जी मिक्सिंग 0 क्या हो सकता है? नहीं, मैंने क्या बताया, आइडियल सॉल्यूशन हो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, कुछ भी हो, डेल्टा जी मिक्सिंग हमेशा क्या होगा बेटा? निगेटिव। समझ में आता कि ये नहीं आ गई? तो इस चीजों को बेटे नोट करो, मैं अगले क्वेश्चन की बात आप लोगों को बता